बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्रोमोसोम, जीन और डीएनए के बारे में। तो एक बार मैं फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आपके पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल होते हैं उससे आपके पास क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बन जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि डीएनए की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, दैट इज़ कॉल्ड 5 कार्बन शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस। फिर मैंने आपको जीन के बारे में बताया, आपको ये बताया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर आपके पास डीएनए के ऊपर कुछ पार्ट एक ऐसा होते हैं जो आपके करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। उस पार्ट को एक्चुअली क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। आपने अक्सर बच्चों देखा होगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो आपके आबा व अजदाद से मतलब एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेरेंट्स के जो कुछ करैक्टर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कलर या स्किन कलर, वो बच्चों के भी बाज़ दफ़ा उसी तरह हो जाते हैं। तो आज हम उससे डिटेल से बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसको क्या कंट्रोल करने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी का उर्दू मीनिंग वर्सा है, मीन टू से विरासती मटीरियल्स। तो हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज हेरिडिटी। मतलब पेरेंट से बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। अब हेरिडिटी को कौन कंट्रोल करते हैं? बेसिस ऑफ हेरिडिटी आपके पास तीन चीज़ें हैं, बल्कि ये इनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक ही चीज़ आती है, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें। हेरिडिटी मटेरियल एक्चुअली एक ही चीज़ होती है, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के अंदर जीन भी होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होते हैं। जीन डीएनए मिल के ही आपके पास क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो आपके पास हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम, डीएनए और जीन है। क्लियर होगी बात? अब आपने देखा होगा कि प्लांट रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट प्लांट की तरह, इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो आपके पास रिजेंबल करते हैं पेरेंट्स की तरह। तो बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स से उनके डीएनए के अंदर जीन होते हैं और वही जीन आपके स्किन कलर को या आपके आई कलर को या आपके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक को आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट करवा देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह उससे रिजेंबल करते हैं, प्लांट अपने पेरेंट प्लांट से रिजेंबल करते हैं। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट आते हैं वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जो आपके पास पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं और उनको डिटेल से देखने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेबल करेक्टर्स। वो करेक्टर्स या वो किरदार जो आपके पास एक नस्ल से दूसरे नस्ल में ट्रांसमिट होते हैं या मुंतकिल होते हैं, उन करेक्टर को एक्चुअली कहा जाता है इनहेरिटेबल करेक्टर्स। करेक्टर विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेबल करेक्टर्स। देख लेते हैं कि वो कौन से करेक्टर हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट होते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं आई कलर। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आई कलर भी आपके पास पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। इसी तरह हाइट, इसी तरह अटैच और डी अटैच ईयर लोब्स, इसी तरह इंटेलिजेंस, ये जितने भी करेक्टरिस्टिक हैं बच्चों, ये आपके पास एक्चुअली क्या होते हैं? इनहेरिटेबल करेक्टर होते हैं। मीन टू से ऐसे करेक्टर हैं ये कि ये आपके पास एक नस्ल से या आपके पेरेंट से आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। इसके इनवर्स या इसके उल्टा जो करेक्टर्स हैं उनको कहा जाते हैं नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर। ये वो करेक्टर होते हैं बच्चों जो आपके पास नस्ल दर नस्ल ट्रांसमिट नहीं होते, या ये वो करेक्टर होते हैं जो आप सोशल लाइफ में सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनकी बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल्स
आपके कुछ वीक आर्गन, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी डिजीज़ की वजह से आपके कोई आर्गन वीक हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके जो बच्चे होंगे उसके भी वीक ही आर्गन होंगे। इसके अलावा फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी आर्गन डिसेबल हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों में भी उसी तरह फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो जाए। ये आपके टेबल मैनर या आपकी ग्रीटिंग्स जो आप सोशल लाइफ में सीखते हैं, एक्चुअली ये आपके पास नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर होते हैं जो कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल में नहीं जाते। तो इन करेक्टर को क्या कहा जाता है? नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब आई होप कि आप नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर और इनहेरिटेबल करेक्टर में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। इसी तरह आ जाते हैं, एक डिटेल से देखने वाले हैं आई कलर किस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट होता है, या डिफरेंट आई कलर क्यों होते हैं, इनको कैसे जीन कंट्रोल करते हैं। चलिए देख लेते हैं। आई कलर बच्चों क्या है? आई कलर आपके पास कौन सा करेक्टर है? ये इनहेरिटेबल करेक्टर है। इनहेरिटेबल करेक्टर मीन टू से इनको ये आपके एक नस्ल से दूसरे नस्ल के अंदर ट्रांसमिट होता है। अच्छा, आई कलर इन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। आपके जो आई कलर है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, इनके जो आई कलर हैं इनको पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करते हैं। अब ह्यूमन के जो आई कलर है, इनको इनमें जो ब्राउन पिगमेंट है, जो आपके आइरिस के अंदर, आपने देखा होगा आपके आइरिस के अंदर ब्राउन पिगमेंट होती है, उनको जीन कंट्रोल करते हैं। जीन क्या करता है? ब्राउन पिगमेंट, आइरिस के अंदर ब्राउन पिगमेंट को प्रोड्यूस करता रहता है। अब अगर आपका जीन इस ब्राउन पिगमेंट को ज़्यादा मकदार में बनाएगा तो आपकी आई कलर क्या होगी? ब्लैक होगी। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? मैं कह रहा हूँ कि जब आप छोटे होते हैं, मीन टू से आप ग्रो करते रहते हैं, तो उस टाइम आपके आई जो है, आई में जो आइरिस है, आइरिस ऑफ दी आई में आपके जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं? आइरिस के अंदर ब्राउन पिगमेंट को बनाते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आपके आइरिस के अंदर जीन क्या करते हैं? ब्राउन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर आपके आइरिस के अंदर जीन ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिगमेंट को बनाया तो उस वक्त आपकी आई कलर क्या हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी। और अगर आपके आई के अंदर जीन ने पिगमेंट को लो अमाउंट में प्रोड्यूस किया तो उस वक्त आपकी आई की कलर क्या होगी? लाइट ब्राउन हो जाएगी। अगर आपके वो पिगमेंट जो है वो बहुत ही कम बन गया, बहुत ही कम, वेरी लेस, लो से भी वेरी लेस, बहुत कम बन गया, तो उस वक्त आपकी आई कलर क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। और ग्रीन कलर की जो आई होती है बच्चों, ये तकरीबन लगभग 2% के लोगों की जो होती है वो ग्रीन आइज़ होती है। मीन टू से ये वाली जो पिगमेंट है ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इतना पिगमेंट, बहुत ही कम पिगमेंट आपके जीन प्रोड्यूस कर ले। और एक और टाइप की आई भी होती है जिसको आप ब्लू आइज़ भी आप लोगों ने देखी होगी। उसमें क्या होता है बच्चों कि जो ग्रीन सबसे ज़्यादा कम पिगमेंट प्रोड्यूस कर होता है तभी ग्रीन कलर बनता है। ग्रीन के अलावा ब्लू कलर तब बनते हैं जब आपके पास मतलब जो ग्रीन के लिए लेस पिगमेंट चाहिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर पिगमेंट प्रोड्यूस करे, ग्रीन से थोड़ा ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करे, तो उस केस में जो आपकी आई की कलर होगी वो आपके पास ब्लू कलर आ जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इसी तरह आपके पास एक और इनहेरिटेबल करेक्टर है जिसको कहते हैं डिटैच और अटैच ईयर लोब। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बाद लोगों के जो कान होते हैं वो उनके फेस के साइड के साथ अटैच होते हैं, जिनको एक्चुअली कहा जाता है अटैच ईयर लोब्स। और बाद लोगों के ईयर जो लोब्स होते हैं वो आपके पास फेस के साथ अटैच नहीं होते हैं, उनको कहते हैं डिटैच ईयर लोब्स। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। Some people earlobe attach with side of face while other have free earlobes. अभी मैंने आपको ये बात बताई। This would be happen due to genes. How? Gene carry characteristic of attached earlobe. Person have attached earlobe with face. अगर आपकी जीन जो है वो वाले करेक्टरिस्टिक को ले आए जो कि अटैच
अटैच ईयर लोब्स को शो करते हैं, तो उस केस में आपकी जो ईयर लोब होगी वो क्या होगी, आपकी फेस के साथ अटैच होगी। अगर आपके जिस्म के अंदर जीन जो है वो वाली करेक्टरिस्टिक को शो करे जिसमें आपकी ईयर लोब डिटैच हो, तो उस केस में आपका ईयर लोब क्या होगा, फेस के साथ अटैच नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपकी जीन पर कि आपके जिस्म के अंदर कौन सा जीन मतलब डोमिनेंट होता है। दो तरह के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। फॉर एग्जांपल आपके जिस्म के अंदर दोनों जीन है। डोमिनेंट वाला आपके एक पेरेंट से आपका जीन आया डोमिनेंट, जो कि ईयर लोब को अटैच करते हैं, और दूसरा है डिटैच ईयर लोब। अब इन दोनों में जिससे जो भी डोमिनेंट होगा वही अपने करेक्टरिस्टिक शो कर लेगा, और वही आपका अटैच ईयर लोब होगा या डिटैच ईयर लोब हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। अगर मैं बात करूं डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में, तो आपके इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशंस। तो डीएनए रिप्लिकेशन बच्चों होता क्या है, ये होता कैसे? लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपके पास माइटोसिस होते हैं और एक मियासिस होते हैं। दोनों केस में आपने देखा कि आपके जो डीएनए होता है सबसे पहले वो अपनी कॉपी बना लेते हैं, एंड देन आपके पास 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल के अंदर भी वही डीएनए आ जाते हैं, दूसरे सेल के अंदर भी वही डीएनए आ जाते हैं। अब देखते हैं उस सेल के अंदर डीएनए किस तरह अपनी कॉपी बनाते हैं। उस कॉपी वाले प्रोसेस को एक्चुअली क्या कहा जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन। द प्रोसेस इन विच डीएनए ऑफ सेल मेक 2 सिमिलर कॉपीज ऑफ अ पेरेंट डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। ऐसा अमल जिसमें आपके डीएनए जो है वो सिमिलर कॉपी बनाए, किसकी कॉपी बनाए, पेरेंट डीएनए की, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन। अब डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है बच्चों, ये होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसे कि या माइटोसिस हो या मियासिस हो, उस दौरान आपके पास क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। चलिए आते हैं स्टेप इन्वॉल्व डीएनए रिप्लिकेशन। वो कौन से स्टेप हैं या कितने स्टेप है आपके पास जो डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली आगे लेवल पे अगर आप देखते हैं तो ये 4 स्टेप पे डिवाइड किया है, और कंप्लीट बहुत ही डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो आपके पास ये 4 स्टेप इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप में होता है। बहरहाल मैं ये आपको जस्ट सिंपली समझा देता हूँ जितना आपके लेवल पे है। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होता है, आपको डीएनए की स्ट्रक्चर लास्ट टाइम मैंने बता दी थी एक डायग्राम की मदद से कि आपके पास डीएनए इस तरह के 2 हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आपके पास डीएनए की होती है। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जांपल इस डीएनए के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डीएनए का आपके जिस्म के अंदर कॉपी होना ज़रूरी है, या आपका जिस्म चाहते हैं कि इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक इस डीएनए का मैं क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ। तो एक एंजाइम होते हैं बच्चों जिसको कहते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन होते हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और यहाँ से ये सीजरिंग का काम करते हैं, मतलब कैंची वाला काम करते हैं। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से कट हो जाते हैं। जब यहाँ फॉर एग्जांपल एक रस्सी को आप यहाँ से काटेंगे तो होगा क्या, ये दोनों ओपन हो जाएंगी। दोनों ओपन होंगी तो 2 आपके पास इस तरह की रस्सियाँ आ जाएंगी, सिंपल। यहाँ मैं रस्सी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये रस्सी नहीं है, इनको 2 स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है। डीएनए ये 2 स्ट्रैंड, इसको कहा जाता है 2 हेलिकल स्ट्रैंड। अब जब आप इसको काटेंगे तो कितने स्ट्रैंड आ जाएंगे बच्चों, आपके पास 2 स्ट्रैंड आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये 2 स्ट्रैंड आपस में सेपरेट होगी। अब आपको पता है इस स्ट्रैंड के अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं इस तरह। लास्ट टाइम आपने स्ट्रक्चर में देख ली थी, अगर आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा वो वीडियो देख लीजिए। इस तरह की डीएनए के अंदर क्या होती हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। जब आपने इसको कट कर दिए तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, नाइट्रोजिनस बेसिस हाफ होगी और इधर भी हाफ होगी, दोनों तरफ हाफ होगी। अब आपके सेल के अंदर क्या होता है, आपके सेल के अंदर बच्चों होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। फॉर एग्जांपल इसका एंटीकोडान चाहिए, फॉर एग्जांपल इसका एंटीकोडान ये वाला था। अब आपके सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं,
मतलब ये वाले न्यूक्लियोटाइड का एंटी न्यूक्लियोटाइड ये था, तो आपके सेल के अंदर जो एंटी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो यहाँ पर आकर लग जाते हैं, यहाँ पर आकर लग जाते हैं और दोबारा यहाँ क्या कर लेते हैं, दोबारा एक न्यू स्ट्रैंड बना देते हैं और इसके साथ दोबारा और इस तरह के न्यूक्लियोटाइड एंटी कोडान न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं और ये वाली स्ट्रैंड भी बन जाती है। इसी तरह एक स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है कि कितने स्ट्रैंड के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, 2 स्ट्रैंड के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और 2 स्ट्रैंड फिर क्या हो जाते हैं, दोबारा उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं दोबारा उनके साथ वाइंड अप होकर आपके पास 2 डीएनए डॉटर डीएनए आपके पास बन जाते हैं। मैं आपको फिर एक डायग्राम की फॉर्म में क्लियर डायग्राम से बता देता हूँ। पहला स्टेप बच्चों आपको समझ आ गया कि 2 डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड जो हैं वो आपके पास सेपरेट हो जाते हैं थ्रू इनिशिएटर प्रोटीन। सेकंड स्टेप, ईच स्ट्रैंड यूजेस 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द सेल और 2 न्यू स्ट्रैंड आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो 2 न्यू स्ट्रैंड होते हैं ना बच्चों, जो 2 न्यू स्ट्रैंड यहाँ बने थे वो आपके सेल के अंदर जो 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको यूज़ करके आपके पास क्या बना लेते हैं, 2 न्यू स्ट्रैंड बना लेते हैं। इन दिस वे 1 डीएनए प्रोड्यूस 2 डॉटर डीएनए। इस तरह क्या हो जाते हैं, एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इस डीएनए से 2 डीएनए बने और ये 2 डीएनए आपस में सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे? बच्चों ये सिमिलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये इस डीएनए से मिलकर बने और इस डीएनए के सेम एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी ही हैं। इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मैं एक डायग्राम की मदद से आपको फिर बता देता हूँ, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है एक डीएनए की स्ट्रक्चर। ये आपके पास एक डीएनए की स्ट्रक्चर है। इसमें बच्चों आपके पास 2 हेलिकल स्ट्रैंड आपस में यहाँ से मतलब यहाँ से पहले 2 डीएनए स्ट्रैंड थे, यहाँ से इनको मतलब काटा गया है प्रोटीन के थ्रू। ये जब कट जाते हैं तो आपके पास एक स्ट्रैंड ये आ जाते हैं, देखिए ये वाला जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक ये वाला स्ट्रैंड आ गया, एक ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड आ गया और इसका ये वाला आ गया। ये देखें ऊपर वाला ये आ गया और ये नीचे वाला वो पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड हैं। ये आपके पास पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड आ जाते हैं। अब आपके सेल के अंदर इनका एंटी कोडान पेरेंट डीएनए होते हैं। अब ये इसका एंटी कोडान ये वाला जो मैंने ड्रा कर रहा हूँ अभी, ये आपके सेल के अंदर होते हैं और ये इसके साथ दोबारा लग जाते हैं। जब ये लग जाते हैं तो आपके पास एक डीएनए ये आ गया और इस सेल के अंदर एक दूसरा ऐसा और होता है जो इसके अपोजिट लग जाते हैं, ये वाला, और इसी तरह आपके पास एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए ये बन जाते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया आपको। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने डिफाइन किया हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। देन हमने डिफाइन किया या डिफरेंशिएट किया इनहेरिटेबल कैरेक्टर और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। मैंने आपको बताया वो कैरेक्टर्स जो आपके पास एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल होते हैं उनको कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर। इसके अपोजिट वो वाले कैरेक्टर जो मुंतकिल नहीं हो सकते उनको कहा जाता है नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। देन हमने बात की थी इनहेरिटेबल कैरेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कलर के बारे में। आई कलर आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, ब्लैक हो सकती है, लाइट ब्राउन हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है। उनकी डिफरेंट रीज़न मैंने आपको बताई कि पेयर ऑफ जीन इनको कंट्रोल करते हैं। अगर आपके आयरिस के अंदर ब्राउन पिगमेंट जो है उनको जीन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करे तो कलर ब्लैक हो जाएगा, अगर लो अमाउंट में प्रोड्यूस करें तो लाइट ब्राउन हो जाएगा, अगर उससे भी कम प्रोड्यूस करे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर ग्रीन से थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो आपके पास आई कलर ब्लू आ जाएगा। एंड सबसे लास्ट में हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की। ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड 2 डीएनए स्ट्रैंड के अंदर डिवाइड होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आपके हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होते हैं वो आपके पास अनवाइंड हो जाते हैं और 2 डीएनए स्ट्रैंड आपके पास आ जाते हैं। वो 2 डीएनए स्ट्रैंड एक्चुअली उनकी कॉपी बन जाती है, आपके सेल के अंदर उनकी कॉपी मौजूद होती है, जो उनकी कॉपी बना लेते हैं और उनकी कॉपी से आपके पास फिर 2 डीएनए डॉटर डीएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आपका होमवर्क ये है कि
मेन पॉइंट्स ऑफ लेक्चर सबसे पहले आपने लिखने, और दूसरी बात, मेन पॉइंट्स आप हाफ ना लिखा करें बल्कि एक एक वर्ड ना लिखा करें, उसको कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिखा करें। दूसरी बात, आपने डीएनए रिप्लिकेशन के जो प्रोसेस है उनकी डायग्राम एग्जैक्ट आपकी बुक में गिवन है, उसको बनानी है, लेबल करके बनानी है। और तीसरी बात, आपके पास आप लेक्चर को एट दी एंड पूरा देखा करें। मुझे पता चल जाता है कि आप पूरा नहीं देख रहे, तो आपको पूरा लेक्चर देखना चाहिए। और होमवर्क भी आप लोग टाइम पे सबमिट नहीं करते, बल्कि 3-4 बच्चे ही होमवर्क सबमिट करवाते हैं। तो मैं उन सबको के नाम नोट कर रहा हूँ, अपने पास लिख रहा हूँ। अगर मसलसल ये हाल रहा तो आपका नाम स्ट्रक ऑफ हो जाएगा।